सल्फर। अब लिखिएगा सल्फर। सल्फर का सिंबल होता है एस। क्लोरीन का सिंबल Cl। आर्गन का सिंबल Ar। पोटेशियम का सिंबल K। कैल्शियम का सिंबल Ca। ये हो गया। अब देखिएगा इसके बाद फिर हेडिंग डालिएगा एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ तक कि आपने सिंबल लिख लिए, उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स की हमको जरूरत पड़ेगी, तो वो एज एंड वन रिक्वायर्ड जब जरूरत पड़ेगी बताता हूँ। अब आप नेक्स्ट लिखिएगा एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। मास ऑफ एन एलिमेंट, तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इसमें लिखिएगा कार्बन 12 एटम इज दैट एटम ऑफ कार्बन carbon 12 atom is that atom of carbon which has 6 protons. That atom of carbon which has 6 protons, and 6 neutrons in its nucleus, and 6 neutrons in its nucleus, so that its mass number is 12. So that its mass number is 12. Carbon 12 atom has been assigned an atomic mass of exactly 12 atomic mass units. Has been assigned an atomic mass of exactly 12 atomic mass units. Exactly 12 atomic mass units. अब लिखेंगे atomic mass unit is equal to atomic mass unit is equal to 1/12 the mass of a carbon atom. 1/12 the mass of a carbon 12 atom.
1/12 the mass of a carbon 12 atom. The atomic masses of all other elements are determined by comparing the mass of their atom. Are determined by comparing the mass of their atom with the mass of a carbon 12 atom. अब भाई कार्बन में ऐसा खास क्या है? तो कार्बन में ऐसा होता है कि जब भी कभी हम बात करते हैं पूरे अर्थ की, अगर हम बात करते हैं तो अर्थ का पूरा जो क्रस्ट है, तो अर्थ के पूरे क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो कार्बन है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमको कार्बन ही मिलता है अर्थ के पूरे क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कार्बन जो है वो कार्बन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ है। तो जब हम कार्बन की बात करते हैं तो जब भी कभी जैसे मान लीजिए स्टडी करा गया एलिमेंट्स को, तो सबसे पहले जो स्टडी करा गया वो कार्बन को ही करा गया। तो हम ये बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपनी बॉडी की स्किन की बात करते हैं, या हम पेड़ पौधे हैं उनकी स्किन की बात करते हैं, या और कोई भी हमको नेचुरल चीज़ कोई भी दिखाई देती है, एनिमल्स की स्किन की बात करते हैं, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो कार्बन की बनी हुई हैं। ठीक है, वो कार्बन की बनी हुई है। तो आपने ये भी नोटिस करा होगा कि अगर हम पेड़ को काट देते हैं और पेड़ की जो वुड होती है उसको जब हम जलाते हैं तो कुछ बचता नहीं है, सब कुछ राख हो जाता है, एशेस। और जो कन्वर्जन होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। सिर्फ एक ही गैस बनती है और बचता कुछ नहीं है उसमें। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें भी जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट था वो कार्बन था। तो कोयला आपने देखा होगा कि ज़मीन की खुदाई करते हैं तो कोयले की खान में कोयला मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम ज़मीन की खुदाई करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो जो है वो कार्बन ही है। तो इसलिए बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का भी जो एटॉमिक मास है वो भी ना कार्बन से ही कंपेयर करके निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कह देते हैं ना कि जैसे आपने ईयर्स की बात सुनी होगी, तो अभी 2023 चल रहा है, तो धीरे धीरे अगर आप पीछे जाएं तो 1900, फिर 1800, फिर 1700, तो उसमें भी आपने सुना होगा कि एक AD होता है, एनो डोमिनी, एक BC होता है, बिफोर क्राइस्ट। तो वो क्या है कि भाई हमने क्राइस्ट जिस ईयर में पैदा हुए उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने एक रेफरेंस ईयर मान लिया, और उससे पहले वाले जो ईयर्स हैं वो बिफोर क्राइस्ट हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो कार्बन है, कार्बन को हमने एक रेफरेंस एलिमेंट मान लिया, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कार्बन ही है, तो हमने उसको एक रेफरेंस एलिमेंट मान लिया। अब कार्बन से कितना ऊपर है कोई एलिमेंट, मतलब हमने कार्बन को भी एक जो कार्बन का भी एटॉमिक मास है वो हमने 12 क्यों दिया, उसका भी एक रीज़न है। हमने ये कहा कि जो कार्बन है, कार्बन के अंदर जब देखा गया तो 6 प्रोटॉन मिले और 6 न्यूट्रॉन मिले उसके न्यूक्लियस के अंदर। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वो घूमते रहते हैं और साथ में रहते भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो साथ में नहीं रहते, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मास पर कोई फर्क भी नहीं डालते, रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जो मास पर जो असली फर्क डालता है वो डालता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमने ये कहा कि एटम इतना छोटा होता है कि उसको वे करना, उसका वजन निकाल पाना वो पॉसिबल नहीं है। तो ये कह दिया गया कि 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करो, तो जो नंबर आया, जो 12 आ गया, उसको हमने बोल दिया कि यही इसका एटॉमिक मास है। तो उसको यूनिट दे दी गई AMU, जिसको शॉर्ट में सिर्फ U भी लिख देते हैं, कि वो हो गई उसकी एटॉमिक मास यूनिट।
जैसे हम कहते हैं लेंथ की यूनिट मीटर है ना, मास की यूनिट किलोग्राम है, तो एटॉमिक मास की यूनिट को बोल दिया गया यू, यानी कि ए एम, और ये हो गया आपका एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, तो एटॉमिक masses of all other elements are determined by comparing the mass of their atom with the mass of a C12 atom, यानी कि कार्बन 12 एटम के साथ कंपेयर करके हम एटॉमिक मास बाकी सारे एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। It has been found by experiments that it has been found by experiments that the actual mass of an atomic mass unit is, actual mass of an atomic mass unit is 1 U is equal to 1.6605 to 10 की पावर -25 ग्राम। तो एक एटॉमिक मास यूनिट में ग्राम्स कितने होते हैं? 1.6605 इंटू 10 की पावर -25 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, ये तो एटॉमिक मास यूनिट हो गया। अब इसका कहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, इसमें लिखेंगे एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन 2 ways। Atoms usually exist in 2 ways. First है in the form of molecules, second है in the form of ions. In the form of molecules, second है in the form of ions। अब लिखेंगे हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इसमें लिखें मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ electrically neutral group of 2 or more atoms chemically bonded together. Chemically bonded together.
molecule can be formed either by the combination of atoms of the same element or of different elements. हम ये कहते हैं कि एटम्स जो है ना वो दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, दो वेज में एग्जिस्ट करते हैं। पहला इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एटम जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अब दोनों को अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या मॉलिक्यूल होता है और क्या आयन होता है। तो मॉलिक्यूल की बात करते हैं सबसे पहले। मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो दो या दो से ज़्यादा एटम्स का अगर केमिकल बॉन्डिंग हो जाए और केमिकल बॉन्डिंग करके वो कोई एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब जुड़ते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है, या तो सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं अगर वो जुड़ जाएं तो मॉलिक्यूल बन जाता है, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स जुड़ जाएं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो मॉलिक्यूल दो तरीके से बनता है, या तो सेम एलिमेंट के एटम्स जुड़ जाएं या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो जुड़ जाएं। तो अब दोनों केसेस हम पढ़ेंगे। तो पहला वाला आप हेडिंग डालिएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। molecules of elements. हाँ जी, लिखिएगा, the molecule of an element contains two or more similar atoms chemically combined together. The molecule of an element contains two or more similar atoms chemically combined together. ठीक है, उसके बाद example hydrogen gas consists of H2 molecules and not of single atoms H. Hydrogen gas consists of H2 molecules and not of single atoms H. Consists of H2 molecules and not of single atoms H.
लास्ट एग्जाम्पल, ऐसे ही एग्जाम्पल 2 लिखिए। एग्जाम्पल 2, नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट्स एज N2 मॉलिक्यूल्स। exists as N2 molecules। ठीक है जी, तो ये तो हुआ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो हम ये बोलते हैं ना मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। तो जैसे कोई एक सिंगल एलिमेंट है, तो कई बार क्या होता है कि वो जो सिंगल एलिमेंट है वो अपने सिंगल एक एटम के तौर पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि वो एक एटम के तौर पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो दो एटम एक साथ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आप ये देखिएगा, जैसे हमने एग्जांपल दिया, a molecule of an element contains two or more similar atoms chemically combined together। तो एक जैसे सिमिलर एटम्स जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स एंड नॉट ऑफ सिंगल एटम्स H। तो हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस में सिंगल एटम H नहीं होता, उसमें आप दो एटम लेंगे ही लेंगे। हाइड्रोजन के दो एटम होंगे, तो जब हाइड्रोजन के दो एटम होंगे तो वो क्या बन जाएगा, H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है वो H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। इसको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक स्टेट। हाइड्रोजन गैस जो है वो कभी भी आप देखेंगे, अगर कोई रिएक्शन होगा उसमें अगर सिर्फ सिंगल H लिखा हुआ आपको नहीं दिखाई देगा, वहाँ पर आपको H2 लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे आप मान लीजिए ये कहते हैं कि नहीं हमने तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो उसमें तो हमने H सिंगल लिखा हुआ देखा है ना, H होता है सिर्फ, उसके साथ Cl होता है। तो क्या है कि वो एक कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बना है, वो एक कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन गैस की बात करूँ तो वो H नहीं लिखा होगा, वो H2 लिखा होगा। तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल, नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट्स एज N2 मॉलिक्यूल्स। तो अगर किसी भी एलिमेंट का नाइट्रोजन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो सिर्फ N नहीं लिखा होगा, उसमें N2 लिखा हुआ होगा। समझ गए? तो ये दो एग्जांपल्स हो गए, सेम टाइप के एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑक्सीजन भी इसका एक एग्जांपल है, चाहे तो लिख सकते हो आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस exists as O2 मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन गैस O2 मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इसके बाद इसी में लिखेंगे द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट present in one molecule of an element is called its atomicity। Is called its atomicity। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर कितने एटम्स हैं, यहाँ पर एटम्स हैं हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एटम्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें भी एटम्स 2 हैं, ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें भी एटम्स 2 हैं। तो इसमें क्या हो गया कि इसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई, इसकी भी 2 हो गई, इसकी भी 2 हो गई।
ठीक है, तो जिसके नीचे जितना लिखा रहता है वही उसकी एटॉमिसिटी होती है, यानी कि वो उसके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उसी को हम उसकी एटॉमिसिटी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड लिखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, इसमें लिखिएगा द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स two or more different types of atoms contains two or more different types of atoms chemically combined together. Combined together chemically combined together. Example a molecule of water H2O is made up of two different types of atoms. Hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen. First example ऐसे ही एक और example लिखिए, example 2. Carbon dioxide is also a compound. Carbon dioxide CO2 is also a compound whose molecule consists of two different types of atoms. Two different types of atoms, carbon atom and oxygen atom. Carbon atom C and oxygen atom O. ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया।
हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड calculation of molecular mass of a compound एक कंपाउंड का अगर हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन के थोड़ी समझिएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। Molecular mass of sulfuric acid, ब्रैकेट में लिखा हुआ है H2SO4। ये H2SO4 इसका कंपाउंड का फॉर्मूला होता है H2SO4। फिर वो बोल रहे हैं गिवन एटॉमिक मासेस जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें हमको एटॉमिक मासेस जो है ना वो दे रखे हैं, ठीक है। आगे हम एक पूरी टेबल बनाएंगे और जितने भी एटॉमिक मासेस है वो सारे लिखेंगे और एटॉमिक मास हमको सबको सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो गिवन एटॉमिक मासेस H इज इक्वल टू 1 U, सल्फर S इज इक्वल टू 32 U, और O ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 U, ये है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम का एटॉमिक मास 1 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है, तो इसको लिखेंगे 1 × 2 प्लस सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो 32 है। सल्फर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है, तो इसका मतलब 1 × 32, 32 × 1, 32 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है, 16 × 4 U, 1 × 2 is 2, 32 × 1 is 32 और 16 × 4 is 64। डिवाइड करेंगे 2 + 2 4, 4 + 4 8 और 3 + 6 is 9, तो 98 U, ठीक है। तो ये तरीका है, सिंपल तरीका है ना। तो ये आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 U। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आयंस। जैसे ये तो था इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स के एटम मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दूसरा देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ आयंस। एटम्स जो हैं वो आयंस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे। यहाँ तक ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है भाई? यहाँ तक बताइए भाई, आवाज़ आ रही है मेरी ऑनलाइन वालों को? ठीक है।
अगली हेडिंग डाल दिया आयंस। आयंस में लिखिएगा एन आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स is a positively or negatively charged atom or group of atoms. Example, sodium ion, bracket में लिखना Na+, magnesium ion Mg2+, chloride ion Cl- etc. है ना। तो जिसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो एक नेगेटिव आयन हो गया, जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है वो आपका एक पॉजिटिव आयन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर हम ये कहेंगे there are two types of ions, cations and anions. दो तरीके के आयंस हैं, कैटायंस और एनायंस। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जैसे कैटायन की और एनायन की हम बात कर रहे हैं तो इनको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं मेरे से। तो हर एक कोई भी एलिमेंट अगर हमारा है तो हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए जनरली। ब्रैकेट में लिख लीजिए जनरली। तो जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इक्वल होते हैं। ठीक है, और जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर, जैसे मैंने कार्बन का एग्जांपल लिया था, तो कार्बन में हमने बताया था कि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स थे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया। ठीक है, अब उसके इलेक्ट्रॉन वो 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6 से कम भी हो सकते हैं। जनरली उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वली होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स में रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। किस तरह से रिवॉल्व करेंगे? और भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, 11 का मतलब क्या है? सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों 11 के बराबर। अब ऐसा होता है
कि किसी भी एटम की बात करेंगे तो उसमें सबसे अंदर जो है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटा सा स्फीयर बनाकर बीच में प्लस साइन लगा देते हैं। जो पहली शेल है, पहली शेल का मतलब है पहला ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ना ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। ऑर्बिट्स में जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर काटते रहते हैं, तो ऐसे ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं ये कहूँगा कि पहला जो ऑर्बिट है ना, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ठीक है। फिर आ जाओ दूसरे ऑर्बिट में। दूसरे ऑर्बिट में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो दूसरा ऑर्बिट है, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा होता है। तो आप ये देखिएगा कि जब हम ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। 32 समझते हैं, 32, 18 मतलब 18। तो 2, 8, 18 और 32 ये नियम है, ये रूल है कि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे। दूसरे ऑर्बिट में हमने बोला ना कि जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा रहता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए भाई, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल 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 चक्कर काटते रहते हैं, ऑर्बिट्स में चक्कर काटते रहते हैं। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। तीसरे ऑर्बिट में कितने आएंगे, 18 आते हैं। चौथे में 32 आते हैं। लेकिन क्या है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो स्टेबल होना चाहता है, तो वो स्टेबिलिटी की तलाश में घूमता रहता है कि मैं कैसे भी करके स्टेबल हो जाऊँ। अब स्टेबिलिटी कैसे आएगी, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं गोल 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 चक्कर काट रहे हैं, वही शांत बैठ जाए, वही आराम से शांति से बैठ जाए। और वो शांति से बैठना नहीं चाहता, इलेक्ट्रॉन तो गोल 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 घूमता रहेगा। अब गोल गोल क्यों घूम रहा है, वो चाहता है कि वो जो है प्रोटॉन के पास जाकर चिपक कर बैठता है शांति से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। और इसी तरीके से जब मैग्नेटिज्म का रूल बोलते हैं तो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। आपने 2 मैग्नेट्स को देखा होगा, उनको एक पोजीशन में लेकर आते हैं तो चिपक जाती हैं, और अगर उनको पलटकर दूसरी पोजीशन में लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती है। तो आपने वो फोर्स भी महसूस करा होगा कि आपका हाथ ऐसे ऐसे फिसलता रहता है, लेकिन वो मैग्नेट चिपकती नहीं है। तो लाइक टाइप के जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक टाइप के जैसे कि नॉर्थ पोल के नज़दीक नॉर्थ पोल ले आओ दूसरी मैग्नेट का, तो वो उसको रिपेल करेगा, हटा देगा। ऐसे ही जो लाइक चार्जेस होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जिसको प्रोटॉन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये दोनों चिपक जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता रहता है, क्यों घूम रहा है यहाँ पर, मक्खी की तरह क्यों घूमे जा रहा है भाई, तो इधर उधर चला जा, इधर क्या कर रहा है, तो इधर क्या कर रहा है, उसके मन में एक उम्मीद है कि कभी ना कभी ये न्यूक्लियस टूटेगा और इसके अंदर से प्रोटॉन्स निकलेंगे, है ना, और प्रोटॉन से मैं चिपक कर बैठ जाऊँगा शांति से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस वजह से भटकता रहता है। अब जो इसी वजह से वो स्टेबल नहीं हो पाता। तो नील बोहर जो साइंटिस्ट था उसने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले वाला शेल है तो पहले वाले शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो आराम से धीरे 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 रोटेट करते रहे, भगदड़ नहीं मचेगी उनमें, आफत नहीं होगी किसी भी तरीके की। तो उसको हम ये मान लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन तो कभी मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके लिए न्यूक्लियस तोड़ना पड़ जाएगा। न्यूक्लियस तोड़ने का मतलब है न्यूक्लियर फिजन, यानी कि एटॉमिक एक्सप्लोजन, ठीक है। और एटॉमिक एक्सप्लोजन से क्या होता है, कंट्री की कंट्री बर्बाद हो जाते हैं। तो ये इसको तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये कहा गया कि ठीक है, अगर पहले में 2 है ना, तो ये आपस में उतना ज़्यादा रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो शांति से घूमते रहेंगे। दूसरे में 8, और फिर ये देखा गया कि अगर तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। फिर ये देखा गया चौथे में भी अगर 8 हो गया तो वो स्टेबल हो जाता है। तो 18 और 32 तक हमें जाने की जरूरत पड़ती नहीं। तो मैं सिर्फ कैटायन और एनायन समझाना चाह रहा था, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है समझना। जब एटॉमिक नंबर इसका 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है, एक टर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सुना होगा कि मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कैमरा है ना, और न जाने कितनी सारी डिवाइसेस हैं, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन पर काम कर रहा है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोलते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स पर काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बार बार घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के घूमने से ही जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल देते हैं,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। सोडियम में मैं ये कहूँगा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो शेल है उसमें कितने आएंगे 8 आएंगे, 8 2 और 8 10। अब तीसरे में आएंगे तो 8, लेकिन उसके पास तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही आएगा। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये रहेगा, मैं क्या कर रहा हूँ इतने बड़े ऑर्बिट में मैं अकेला ही घूमे जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि भाई मुझे स्टेबिलिटी बनानी है, अपने ऑर्बिट की स्टेबिलिटी बनानी है मेरे को, तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी 1 इलेक्ट्रॉन के बस की तो बात ही नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को खींच ले, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि यार मैं कहीं और चला जाता हूँ, ठीक है, और भाई तू आराम से स्टेबल कर रहा है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दे देता है किसी दूसरे एलिमेंट को दे देता है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जैसे ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर घूम रहा है, कोई ऐसा भी एलिमेंट होता होगा जो ये कहता होगा भाई मेरे को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर मिल जाए कहीं से तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा, ठीक है। ऐसा एक एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, मैं सारे एटॉमिक नंबर भी लिखूंगा 17। तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में कितने बचे 7। तो ये कहेगा यार 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से तो बात बन जाएगी, वो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम कहता भाई चिंता मत कर, मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये स्टेबल हो गया। अब क्या होगा, ये तो सोडियम है, सोडियम के साथ क्या होगा, सोडियम के प्रोटॉन्स जो हैं भाई वो तो 11 के 11 ही रहे, प्रोटॉन कहाँ भरे हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो तो 11 के 11 रहे, और इलेक्ट्रॉन आपने एक डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे बताओ 10 बचे। तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो ये सोडियम है, सोडियम का सिंबल होता है Na, तो इसका जो चार्ज हो गया वो क्या हो गया 1+, ठीक है। इसका मतलब इसके पास 1 प्रोटॉन ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन हो गया, समझ गए, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। क्लोरीन में प्रोटॉन कितने हैं 17, क्लोरीन में प्रोटॉन है 17, इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से ले लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा, तो इसी वजह से क्लोरीन के ऊपर माइनस लिखा हुआ है। जनरली 1- लिख दो या 1+ लिख दो या सिर्फ माइनस लिखो, एक ही बात है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आयंस बनते हैं, और भी कुछ कॉमन आयंस अगली क्लास में डिटेल में करेंगे, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट तो शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगली क्लास में डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। अगली 2-3 क्लासेस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की ना मिस मत करना, वही इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, ओके।